हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अनिल और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है नेशन इनकम एंड एग्रीगेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको अपने एग्जाम में थ्योरी के क्वेश्चन भी मिलेंगे एंड प्लस आपको इसमें से न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूमेरिकल का तो इतना फिक्स है कि इसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में मिलने ही वाला है। लेकिन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स को करना पड़ेगा, जैसे लाइक कि एनएनपीएफसी क्या होता है ना। तो एनएनपीएफसी जो है एक एग्रीगेट है जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम अगर कहा प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से कहा जाए तो हम लोग कहते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी मनी वैल्यू को जब हम सम अप करते हैं तो वो कंक्लूड करता है नेशनल इनकम को। यानी कि इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एनी फिस्कल ईयर। तो इस कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो है, एक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, वो आप वहाँ से रेफर कर लेना। बाकी आगे देखते हैं। कुछ 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके यूज होंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। वो कुछ इस तरीके से हैं। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, और यही अगर आप नेट से ग्रॉस में जाते हो तो आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना होता है। तो ये इसी से अगर हम, या तो आप इसको ऐसे कर लो डायग्रामेटिकली, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो नेट आता है, या फिर नेट में आप डेप्रिसिएशन प्लस करते हो तो ग्रॉस आता है, या फिर ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन आता है। तो ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला हो गया जिसको आपको ध्यान रखना है, और ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। अभी हम लोग अब सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं। सेकंड हो गया डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम से अगर आपको नेशनल इनकम में जाना है तो आपको डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस करना होगा, और नेशनल इनकम से अगर आपको डोमेस्टिक इनकम में जाना है तो आपको NFIA माइनस करना होगा। तो अब बात ये आती है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम किसी भी इकोनॉमी की वो इनकम होती है जो जनरेट करी गई होती है उसी इकोनॉमी की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। एंड नेशनल इनकम होता है सम ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड NFIA। NFIA क्या होता है? जैसे हर देश में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अब्रॉड में काम करते हैं लेकिन वहाँ अर्न कर कर वो पैसा यहाँ भेजते हैं, तो वो हमारे लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाता है। एंड सेम उसी तरीके से कुछ बाहर के लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया में काम करते हैं और यहाँ पैसा अर्न कर कर बाहर ले आते हैं, तो वो इंडिया के लिए हो जाता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इन दोनों का डिफरेंस हमारे लिए कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वही हम लोग कह रहे थे कि डोमेस्टिक इनकम में अगर आप NFIA प्लस करोगे तो वो नेशनल इनकम बन जाता है, एंड नेशनल इनकम में अगर आप NFIA माइनस करोगे तो वो डोमेस्टिक इनकम बन जाता है। एंड नेशनल इनकम में से अगर आप डोमेस्टिक इनकम माइनस कर देते हो तो आपको NFIA मिल जाता है। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की। थर्ड फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना हो तो आपको करना पड़ेगा प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एंड मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आपको करना होगा माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोग बात कर रहे थे कि फैक्टर कॉस्ट
अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो हम लोगों को उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना होता है, और वही अगर हम लोगों को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना होता है तो हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं। तो अगर इसको स्टेटमेंट में लिखे तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, एंड मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एंड मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है। अब एक बात ये भी होती है कि हमने जो ये 3 फॉर्मूले लिखे हैं, हम इन तीनों का यूज किस लिए होता है? इन तीनों का यूज इसलिए होता है क्योंकि हमें एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। लाइक जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के आपके 3 मेथड है, जिसमें से सबसे पहला मेथड जो है हम उसको कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, एंड सेकंड मेथड जो है वो है इनकम मेथड, एंड थर्ड जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये प्री डिफाइंड होता है कि आप कौन से मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा। तो लाइक अगर प्रोडक्शन मेथड से करा जाए तो प्रोडक्शन मेथड से सबसे पहले जो कैलकुलेट होता है वो होता है जीडीपी एमपी। अब प्रोडक्शन मेथड से सबसे पहले कैलकुलेट होता है जीडीपी एमपी, लेकिन आपको निकालना है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को एग्रीगेट में कहते हैं एनएनपीएफसी। तो आपको जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनएनपीएफसी में, और इनको कन्वर्ट करने के लिए ये ऊपर जो हमने ये 3 डायग्राम बनाए हैं, इनकी हेल्प से आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। सेकंड हम बात करते हैं इनकम मेथड की। अब इनकम मेथड में सबसे पहले जो कैलकुलेट होता है वो होता है एनडीपीएफसी, जिसको आप डोमेस्टिक इनकम कह सकते हो, जिसको आप डोमेस्टिक कहते हो। और थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, और एक्सपेंडिचर मेथड में भी हमारा सबसे पहले जो होता है कैलकुलेट होता है जीडीपी एमपी। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड की। प्रोडक्शन मेथड की अगर बात करी जाए तो प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, अब इसमें सीधे सीधे ये लॉजिक है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोड्यूस की, कितना प्रोडक्शन कितना होता है, बात ये नहीं हो रही कि सेल कितना होता है, क्योंकि सभी प्रोड्यूस करा हुआ गुड्स सेल नहीं हो पाता है। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं, उनकी मनी वैल्यू का सम अप नेशनल इनकम कहलाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन मेथड। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका फॉर्म, इसमें सबसे पहले आप लोग निकालोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। अब इसी वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप और भी काफी तरीकों से लिख सकते हो, और या तो आप ऐसे कह लोगे कि काफी तरीके से लिख सकते हो, या फिर चेंज डेल्टा स्टॉक को चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं, जैसे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। या तो आप इसे चेंज इन स्टॉक कह लो, या फिर आप इसे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कह लो। वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसी तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हो सेल्स प्लस इन्वेंटरी स्टॉक। तो इस तरीके से ये काफी सारे टर्म्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस इंक्रीज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस सेल्स माइनस डिक्रीज इन स्टॉक माइनस होता है, और डिक्रीज के साथ साथ फॉल इन स्टॉक के नाम से भी। तो
अभी हम लोग इस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जीडीपी एमपी का जो फॉर्मूला है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इसके पीछे भी रीजन होता है कि हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्यों डिडक्ट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। इसका रीजन ये है क्योंकि जब हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स कई बार अगर सेम गुड मल्टी पर्पस प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर यूज हो रहा है तो वो वैल्यू को डबल काउंट कर देता है, ट्रिपल काउंट कर देता है। तो इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ए एक पर्सन है, उसने कोई गुड्स बी को सेल करा और ए ने जो बी को सेल करा है वो करा है 500 में। तो ए की जो सेल हो गई वो कितनी हो गई 500 हो गई। तो यहीं इसी में बी की परचेज कितनी हो गई 500। ए ने बी को सेल करा है तो ए की सेल हो गई और बी की परचेज हो गई, बी की यहाँ पर परचेज हो गई 500। अब बी ने सेम गुड को दोबारा से रीसेल कर दिया 800 में, वो भी किसको सी को। तो यहाँ पर सी की परचेज कितनी हो गई 800 हो गई। सी ने क्या करा, सी ने इसी सेम गुड को सेल करा 1000 में। किसको सेल करा डी को। डी कौन है यहाँ पर, डी है अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी कि डी अब उसे फर्दर सेल नहीं करेगा, वो उसे कंज्यूम करेगा। तो अब इस पूरे एग्जांपल में अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से वैल्यू को ऐड करने लगूं, तो ए की सेल हो गई 500, बी की सेल हो गई 800 और सी की सेल हो गई 1000। तो 1000 प्लस 800 1800 प्लस 5 2300। तो इसमें अगर देखा जाए तो 2300 की सेल आ रही है, लेकिन ये सेल एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज अगर मैं इस 800 को ब्रेक करूं तो ये कैसे बनेगा 500 प्लस 300, यानी कि इस 800 में 500 ए की सेल का ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी कि यहाँ पर डबल काउंटिंग हो गई। कितने की डबल काउंटिंग हो गई 500 की। एक बार 500 यहाँ पे आ रहा है और एक बार यहाँ पर आ रहा है। अब अगर दोबारा देखा जाए इस 1000 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये कितना हो जाएगा 800 प्लस 200। अब फिर से अगर देखा जाए तो ये जो 800 है वो भी दोबारा से रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, यानी कि एक ही सिंगल टर्म की जो काउंटिंग है वो 2 बार हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो रही है। और इसी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को रिमूव करने के लिए हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन को रिमूव कर देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा कि 2300 में से बी की परचेज जो कि 500 की थी और सी की परचेज जो कि 800 की थी वो लेस कर दिया, तो हमें जो वैल्यू मिली वो 1000। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट जीडीपी एमपी आया है वो कितना आया 1000। यहाँ पर हमारा करेक्ट जीडीपी एमपी कितना आया 1000। तो प्रोडक्शन मेथड में हम लोग बेसिकली देखा जाए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। और बाकी ये इसके वेरिएंट हो जाते हैं कि डेल्टा स्टॉक को आप क्या क्या बोल सकते हो, जैसे डेल्टा स्टॉक को चेंज इन स्टॉक बोल सकते हो, डेल्टा स्टॉक को आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हो, डेल्टा स्टॉक को आप इंक्रीज इन स्टॉक बोल सकते हो, फॉल इन स्टॉक बोल सकते हो। बट फॉल इन स्टॉक और डिक्रीज इन स्टॉक के केस में से माइनस किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू हो जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो बस यही 2 फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पर आप प्रोडक्शन मेथड में आप नेशन इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम इसके केसेस देखते हैं कि और क्या क्या केसेस बनेंगे। फॉर एग्जांपल जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट को मैं ओपन करूं तो सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस आईसी, ये फॉर्मूला बनेगा। और अगर इसको देखा जाए तो जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू, अब सेल्स की जगह पे अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, सेल्स की जगह पे अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, हमें जो वैल्यू लेनी होती है वो टोटल में लेनी होती है, तो हम डोमेस्टिक सेल्स का मतलब हो गया कि सेल्स विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो हम लोग यहाँ पर बाहर की सेल्स को भी प्लस करेंगे, यानी कि डोमेस्टिक सेल्स जब आपको दिया हो सेल्स की जगह पर तो आपको एक्सपोर्ट ऐड करना है, प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस आईसी। इसी तरीके से अगर आप जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर रहे हो
सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। अब बात करते हैं परचेज की। अब आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब परचेज हो गया। अब अगर आपको आईसी ना देकर डोमेस्टिक परचेज दिया हुआ है तो आप यहाँ पर और क्या माइनस कर दोगे, आप यहाँ पर इंपोर्ट भी माइनस करोगे साथ में, क्योंकि हमें हर चीज टोटल में लेनी होती है, चाहे वो परचेज हो या फिर चाहे वो सेल्स हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस आईसी प्लस गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन वो क्वांटिटी होती है जो आपने प्रोड्यूस तो करी लेकिन आप उसको अपने घर ले गए, एज अ प्रोड्यूसर आप उसको अपने घर ले गए घर पे कंज्यूम करने के लिए, तो वो जो क्वांटिटी है वो सेल्स में तो इंक्लूड नहीं होगी। तो इसलिए अगर वो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है तो आपको वो अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो इसके आगे अगर बात करी जाए तो कुछ चीजें हैं जिनका हमें खास तौर पे ध्यान रखना होता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं प्रोडक्शन मेथड से। जैसे सबसे पहला, हम जो वैल्यूज लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की ही लेते हैं। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर ओनली इंक्लूडेड। सेकेंड, हम लोग सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेते। अगर क्वेश्चन करते टाइम पे आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह पर परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल दिया हुआ है, इफ परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल इज गिवन इन प्लेस ऑफ आईसी, then IC, then purchase of raw material is treated as IC। अगर आपको क्वेश्चन में IC नहीं गिवन है और जिस उसकी जगह पे आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है तो आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की ट्रीटमेंट IC की तरह करोगे। लेकिन अगर इफ IC and purchase of raw material both are given, then आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इग्नोर करना है और आप कंसिडर करोगे सिर्फ और सिर्फ आईसी को। देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज इग्नोर्ड। फिफ्थ पॉइंट हो गया परचेज ऑफ मशीनरी इज इग्नोर। इसको हम इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि मशीनरी एक कैपिटल गुड्स है और कैपिटल गुड्स फर्दर प्रोडक्शन पर्पस प्रोसेस में यूज नहीं होते हैं। इफ डोमेस्टिक सेल्स is given in place of sales, then export is added। तो हमें एक्सपोर्ट को अलग से ऐड करना पड़ता है। सेम केस है कि अगर आपको इफ डोमेस्टिक परचेज is given in place of IC, अगर आपको IC की जगह पर डोमेस्टिक परचेज गिवन है, अगर आपको IC की जगह पर डोमेस्टिक
परचेज गिवन है, तो आप क्या करोगे, देन इम्पोर्ट इज ऑल्सो डिडक्टेड। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेकर इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल्स आपको गिवन है 10,000 और आपको डेल्टा स्टॉक गिवन है 1,000 एंड आपको बस ये गिवन है आपको, एंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो इसका सीधा सीधा सा सॉल्यूशन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, दैट इज 10,000 प्लस 1,000। तो ये आपका कितना आ गया, 11,000 आ गया। अब इसी एग्जाम्पल के बेस पर हम लोग बाकी एग्जाम्पल्स को भी बनाएंगे, जैसे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपको गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट 11,000 है ना, और आपको गिवन है आईसी आपको गिवन है 2,000, और उसके बाद बस अब आपको निकालना है जीडीपी एमपी। तो हम यहाँ पे जीडीपी एमपी निकालते हैं। जीडीपी एमपी का यहाँ पर क्या हुआ, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका 11,000 दिया हुआ है और आईसी आपका है 2,000, तो जीडीपी एमपी आपका कितना आ गया, 9,000। इन्हीं वैल्यूज के बेस पर अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब सेल्स कितना लिया था हमने सबसे पहले में, 10,000 है ना, और डेल्टा स्टॉक हमने लिया 1,000, आईसी हमने लिया 2,000, और अब क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखते हैं 500 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखते हैं, इसको भी 500 ही देते हैं, एंड एनएफआईए को 1,000 देते हैं। सिंपल वैल्यूज को लेने में क्या होता है कि क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आता है। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी, है ना। अब एनएनपीएफसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में हमें सेल्स दिया हुआ था, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस आईसी। तो सेल्स हमारा है 10,000 प्लस डेल्टा स्टॉक कितना है 1,000, आईसी कितना है 2,000। जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू, जीडीपी एमपी कितना आ गया, 11,000 माइनस 2,000, 9,000। अब आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए जीडीपी एमपी 9,000 ही आया था, तो ये थोड़ा सा सिंपल पड़ता है अगर हम एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हैं, तो कॉन्सेप्ट भी जल्दी क्लियर होता है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालने के लिए कह रहा है एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। हमें क्या करना है, जीडीपी एमपी हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था, अब हमें उसे कन्वर्ट करना था एनएनपीएफसी में। तो अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन होगा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस एनआईटी। अब हम इसकी वैल्यूज को रखते हैं। जीडीपी भी हमारा आया था 9,000, डेप्रिसिएशन कितना है 500, और हमने एनएफआईए कितना लिया है 1,000, और एनआईटी कितना है 500 इज इक्वल्स टू एनएनपीएफसी। तो हमारा एनएनपीएफसी कितना आ गया, ये 9,000 आया है। अब सेम वैल्यू को लेकर हम लोग अगला क्वेश्चन करके देखते हैं।
अभी हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में अब मैं सेल्स की वैल्यू क्यों नहीं ले रहा, मैं सेल्स को ब्रेक कर रहा हूँ, मैं सेल्स की जगह पर लिख रहा हूँ डोमेस्टिक सेल्स। अभी बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है जब हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं, अगर सेल्स हमारा ओवरऑल में 10,000 है और मुझे अगर सेल्स को ब्रेक करना है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट में, तो मैं इसको ले लेता हूँ 8,000 एंड मैंने एक्सपोर्ट लिख दिया 2,000। अब आप देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो एग्रीगेट में सेल्स आ जाएगा सेम। अब हम डेल्टा स्टॉक नहीं लिख रहे, अब हम लिख रहे हैं चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक हमारा कितना था, 1,000 था। अब मैं इंटरमीडिएट कंजप्शन को भी ब्रेक कर रहा हूँ, डोमेस्टिक परचेज। इंटरमीडिएट कंजप्शन हमने लिया था 2,000, हम डोमेस्टिक परचेज को कर देंगे 1,500 एंड जो हमने बाहर से परचेज करा है यानी कि इंपोर्ट उसको कर देंगे 500। उसके बाद जो बाकी वैल्यूज एज इट इज ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन 500, NIT 500, NFIA 1,000। और अब हमें निकालना है कैलकुलेट NNP एट FC। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे GDP MP। GDP MP निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस ऐसे, लेकिन हमें यहाँ पर सेल्स नहीं दिया, हमें यहाँ पर दिया हुआ है डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। तो सिंपल क्या हो जाएगा ये, GDP MP इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक सेल्स, और डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट को भी प्लस करेंगे, प्लस अब हमारा क्या दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक। अब होता है माइनस IC। माइनस IC के लिए माइनस IC, अब माइनस IC की जगह पर माइनस हम करेंगे डोमेस्टिक परचेज और माइनस करेंगे इंपोर्ट, क्योंकि अब हमने IC नहीं लिखा, हमने IC को ब्रेक कर दिया डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट में। जैसा कि आप ऊपर न्यूमेरिकल में भी देख सकते हो कि हमने डोमेस्टिक परचेज लिखा 1,500 एंड इंपोर्ट लिखा 500। अब हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं। तो डोमेस्टिक सेल्स हमारा कितना दिया हुआ है 8,000, एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है 2,000, चेंज इन स्टॉक 1,000, डोमेस्टिक परचेज 1,500 और इंपोर्ट 500। अब हम इसको देखें तो हमारा GDP MP हमारा GDP MP कितना आ रहा है, वो 9,000 ही आएगा, क्योंकि हम वैल्यूज को उसी हिसाब से ब्रेक करें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन इसका एज इट इज सेम होगा जैसे हमने ऊपर करा। हमें क्या निकालना है NNP FC, जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और इधर हमारे पास गिवन क्या है GDP MP, जो गिवन है उसे लिखेंगे राइट हैंड साइड में। तो GDP MP को आपको कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT। मैं ये एरोज बना रहा हूँ, इन एरोज को आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब GDP MP हमारा कितना आया 9,000, डेप्रिसिएशन है 500, NFIA कितना है, NFIA है हमारा 1,000 एंड माइनस, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा, माइनस NIT, मैंने NFIA लिख दिया मिस्टेक से, और NIT हमारा कितना दिया हुआ है 500। तो हमारा यहाँ पर भी NNP एट FC कितना आएगा 9,000 ही आएगा। तो हम सेम वैल्यूज को लेकर ब्रेक कर इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। उसके आगे हम लोग एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके देख लेते हैं। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो कुछ इस तरीके से है कि हमें सेल्स दिया हुआ है 10,000 एंड हमें इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक नहीं लिखते, वो एज इट इज सेम ही होगा, हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 1200 एंड ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं हम लोग 200। अब आप देखो चेंज इन स्टॉक का क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने लिया 1200, ओपनिंग स्टॉक लिया 200,
तो डिफरेंस कितना है 1000, और पहले के क्वेश्चनों में हम चेंज इन स्टॉक भी 1000 ही ले रहे थे। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आईसी हमने कितना लिया था 2000। कुछ चीज़ें हम लोग एडिशनल लिखते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में नहीं लिखी, उनमें से जैसे हमने गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं लिखा था। अब मैं इसको मान लेता हूँ 1000। अब ये एड ऑन हो गया। अब ये अगर एक चीज़ एड ऑन हो गई है तो ये एड ऑन होने की वजह से हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा और जीडीपी एमपी भी इंक्रीज हो जाएगा, तो नेशनल इनकम भी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम एक चीज़ एक कंपोनेंट ये होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज आईसी। आप एग्जैक्टली इसको आईसी मत मानना, बट इसको हम आईसी की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, नहीं अभी और क्वेश्चन लिखते हैं। तो डेप्रिसिएशन वही दिया हुआ है 500 एंड एनएफआईए। मैं इस बार एनएफआईए नहीं लिखता, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। मैं एनएफआईए को लिखूंगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू 1500 फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल्स टू 500। अब मैं एनआईटी को भी ब्रेक कर देता हूँ। एनआईटी हमने 500 लिया था, तो इनडायरेक्ट टैक्स मैं लिख लेता हूँ 1000 एंड सब्सिडी, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स 500 लिया था, तो अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स को 1000 लेता हूँ और सब्सिडी को 500 लेता हूँ तो इनका डिफरेंस भी 500 ही होगा। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें जीडीपी एट एनपी। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेल्स प्लस, अब हमने यहाँ पर क्या लिया है क्लोजिंग स्टॉक। जो क्वेश्चन में कंपोनेंट दिया होता है उसी कंपोनेंट को यूज करते हैं। जैसे पहले के क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक था तो हमने चेंज इन स्टॉक यूज करा, लेकिन यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लिया है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को यूज करेंगे। प्लस क्या होगा, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन माइनस आईसी एंड माइनस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब हम इसकी वैल्यूज को लिखते हैं। हमने सेल्स कितना लिया था 10,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमने कितना लिया है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1200, ओपनिंग स्टॉक है 200। तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1200 और ओपनिंग स्टॉक है 200। उसके बाद प्लस गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन हमने कितना लिया है यहाँ पे, ये है 1000। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को भी लिख देते हैं 1000 प्लस तो अभी हमारा जो जीडीपी एमपी है वो आ गया 9800। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनएनपी एफसी में। तो ग्रॉस को नेट में ले आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। अब डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल में जाना है तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सीधे सीधे प्लस एनएफआईए कर रहे थे, लेकिन अभी हमने कंपोनेंट में एनएफआईए को ब्रेक करा तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस हो जाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए पहले हम लोग सीधे सीधे एनआईटी को माइनस कर रहे थे, अभी हम लोगों ने उसे ब्रेक कर दिया है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी में। तो जीडीपी एमपी हमारा कितना है 9800, माइनस का डेप्रिसिएशन 500 है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने लिया 1500, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमने लिया था 500, इनडायरेक्ट टैक्स हमने लिया, इनडायरेक्ट टैक्स हमने कितना लिया 1000 एंड सब्सिडी हमने लिया है 500। अब इसको देखते हैं 9800, 1500 में से माइनस का 500, ये 1500 और ये कैंसिल हो गया, प्लस का 500, तो ऑलमोस्ट सभी कैंसिल हो गया। तो एनएनपीएफ से हमारा कितना आया
800। तो जैसा कि पहले वाले न्यूमेरिकल में भी यही हो रहा था कि जितना हमारा GDPMP आ रहा था उतना ही NNPFC आ रहा था। ये चांस की बात है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसा इस यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू उस अकॉर्डिंगली ली है, पर मैंने वैल्यू इस हिसाब से ली है कि मुझे कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो इसके बाद जो अगला मेथड है वो है इनकम मेथड, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड अच्छा लगे तो कमेंट करें। थैंक यू।